हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। एक्सप्लोर करना मतलब किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा पता लगाना। इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आंसर करते हैं। तो इस चैप्टर में हम साइंस के इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डियर यंग साइंटिस्ट्स, वेलकम बैक। सबसे पहले तो आपका स्वागत है 8th क्लास में। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। हर चैप्टर के पहले पेज पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। दीज आर नॉट मेंट फॉर एनी एग्जाम। अब वो क्वेश्चंस किसी एग्जाम के लिए नहीं हैं। दे आर यूनिक इन्विटेशन टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। वो एक तरह से अलग तरीके से हम आपको इन्वाइट कर रहे हैं। आपके अंदर जो चीज़ों को जानने की इच्छा है, जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं, वो और ज़्यादा बढ़े और आप साइंस के वर्ल्ड को, विज्ञान की दुनिया को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। तो चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन, वाई इज वन साइड ऑफ पूरी थिनर दैन दी अदर। ये आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा। जो पफ्ड पूरी होती है, ये देखिए, ये फूली हुई पूरी में एक साइड, ये ऊपर वाली साइड थिनर होती है, पतली है यहाँ पर, और जो दूसरी साइड है जो अभी नीचे है, ये कंपैरेटिवली थिकर होती है। पूरी में क्यों, आप अगर चपाती में भी देखें, ये तो आप रोज़ खाते भी है, कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आप चपाती देखते हैं, एक साइड, ये जैसे ऊपर वाली साइड, ये पतली होती है, थिनर होती है, ज़्यादा क्रिस्प होती है, ज़्यादा टेस्टी भी होती है, और दूसरी जो साइड है वो कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में, ये जो नीचे वाली साइड है पूरी, वो थिकर होती है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? एक साइड पतली क्यों है, दूसरी मोटी क्यों है? क्यों दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती कभी भी, पूरी में या फिर चपाती में? तो देखो होता क्या है, आप किचन में जाके ऑब्जर्व भी कर सकते हैं या फिर आप अपनी मदर से भी पूछ सकते हैं। पैन पर तवे के ऊपर जो साइड आप पहले रखते हैं चपाती की, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अभी टॉप वाली साइड है, नीचे जो साइड है हमेशा वो ही थिनर होगी, वही पफ होने के बाद पतली होगी। ये जो ऊपर वाली साइड है, ये हमेशा बाद में जब आप इसको आग पर सेक कर फुलाएंगे तो ये मोटी रह जाएगी। अब इसका रीज़न ये है कि जो साइड अभी हॉट पैन को टच कर रही है, नीचे तवा है, जो साइड उसके ऊपर है वो जल्दी गर्म होगी ऊपर वाले के कंपैरिजन में। गर्म होने के बाद उसका जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा। इसकी वजह से वो साइड ज़्यादा सॉफ्टर होगी और आसानी से स्ट्रेच हो जाएगी, आसानी से ऊपर की तरफ चली जाएगी, फूल जाएगी। और फिर फाइनली जब आप चपाती को हीट करेंगे, उसके जो आटा आप बनाते हैं उसमें पानी डालते हैं, वो वाटर पानी स्टीम बनता है, भाप बनता है, और वो भाप आपके चपाती के अंदर रहती है। अगर आप थोड़ा सा पार्ट यहाँ से हटा दें, अंदर से आप देखेंगे स्टीम निकलती भी है। ओके, सो ये रीज़न है कि एक साइड हमेशा पूरी की या फिर चपाती की पूरी में भी जो साइड आप तेल में पहली बार जो नीचे की तरफ होती है साइड, हमेशा वही थिनर होती है, वही ज़्यादा स्ट्रेच होकर पफ होती है। ओके, सो चलिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, या फिर आप खुद जाके भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किचन में देख सकते हैं एटलीस्ट अपनी मदर को चपाती बनाते हुए और कैसे वो पफ होती है। नेक्स्ट, आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस एंड डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी रेगिस्तान, डेजर्ट्स हैं या फिर जितने भी बीचेस हैं, उनके ऊपर सैंड ग्रेन्स, रेत के जो ग्रेन्स हैं वो ज़्यादा है। और मोर स्टार्स इन आर गैलेक्सी, या फिर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार्स ज़्यादा है। तो वैसे तो हमारी गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस, 300-400 बिलियन स्टार्स होंगे, लेकिन अगर हम सैंड के जो पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्स हैं, कण हैं, उनको गिने तो वो शायद उन स्टार्स से बहुत ज़्यादा, और ट्रिलियंस ऑफ ये सैंड के जो छोटे छोटे कण हैं वो आपको मिल जाएंगे। एक हैंडफुली सैंड अगर आप उठा ले, उसी में थाउजेंड्स ऑफ ग्रेन्स होते हैं, तो शायद वो ट्रिलियंस में जाएंगे। तो एस्टिमेशन ही है, काउंट तो किसी ने नहीं किया। तो आप कह सकते हैं कि जो स्टार्स हैं, हम सिर्फ एक गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स के स्टार्स को अगर आप गिने, जितनी भी गैलेक्सी है, तो फिर वो इन सैंड के ग्रेन से बहुत ज़्यादा होंगे। Okay, so there are more grains of sand on all the beaches and desert in the world than stars in our galaxy. Next. Now write from grade 6. We have observed the incredible diversity of plants and animals around us. 6th क्लास से हमने देखा
प्लांट्स और एनिमल्स में कितनी डाइवर्सिटी है। हमारे आसपास बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स टू मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, इतनी तरह की अलग अलग लीव्स हमने देखी, बहुत तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, इतने अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। नाउ व्हाई हैज नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वेराइटी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, नेचर ने इतनी वेराइटी क्रिएट क्यों की? क्यों एक ही तरह के एनिमल्स या एक ही तरह के प्लांट्स नहीं है? क्योंकि जब एक ही तरह के एनिमल्स अगर होते तो वो वीक और अनसेफ होते। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, लैंड के ऊपर बस यही एनिमल्स होते, एलिफेंट होता, देन जीब्रा होता या फिर लायन होता, और किसी प्लेस, कोई प्लेस डेजर्ट बन गया, जो जैसा कि हुआ भी है बहुत बार, बहुत लंबे टाइम तक बारिश नहीं हुई, तो ये तो विदाउट वाटर सर्वाइव ही ना कर पाते, पानी के बिना बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह पाते। तो अगर कुछ ही वैरायटी होती किसी हार्श कंडीशन में, वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाते, सारे एनिमल्स खत्म हो जाते। यही क्रॉप्स के, प्लांट्स के साथ भी है। अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ वीट की ही क्रॉप होती और कोई इस तरह का डिजीज अटैक आ गया कि वीट में बीमारी आ गई, तो फूड ही फिनिश हो जाता पूरा का पूरा। तो इसीलिए बहुत तरह के प्लांट्स नेचर ने क्रिएट किए हैं, बहुत तरह के एनिमल्स को क्रिएट किया है, जिससे कि वो बहुत लंबे टाइम तक अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर सके। तो उनकी स्ट्रेंथ के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए नेचर ने इतनी वैरायटी क्रिएट की है। नाउ इज देयर सच अ क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्यूरियस करता है वर्ल्ड के बारे में? आप कुछ जानना चाहते हो, आप कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं कि जो वाटर ड्रॉप्स गिरती है, रेन वाटर जब नीचे आता है, तो वो राउंड क्यों होती है शेप में, ट्रायंगल की फॉर्म में या फिर स्क्वायर फॉर्म में क्यों नहीं होती? या पता करके बताएंगे। क्वेश्चन है, व्हाई डू रेन ड्रॉप्स फॉल इन राउंड शेप एंड नॉट स्क्वायर और ट्रायंगल? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप अपने आसपास जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, बहुत छोटी सी चीज भी, आपने सबने देखा होगा, चपाती एक तरफ से पतली रहती है, फूली रहती है, और एक तरफ थोड़ी थिक होती है, लेकिन कभी आपके माइंड में नहीं आया कि ऐसा क्यों है? इस तरह से हम सोचे या फाइंड करने की कोशिश करें। तो यही अभी हमें साइंस में करना है। सिर्फ चीजों को लर्न नहीं करना, जो साइंस की दुनिया है उसके बारे में क्यूरियस रहना है, जानने की इच्छा रखनी है, क्वेश्चंस पूछने हैं। ओके, नाउ आवर जर्नी विद क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यूज इन ग्रेड 8। क्यूरियोसिटी जो आपकी बुक का नाम है, उसकी हमारी जो यात्रा है साइंस की दुनिया में, वो ग्रेड 8 में भी कंटिन्यू रहेगी, जैसा 6th और 7th में हमने पढ़ा। एंड वी होप यू ब्रिंग अलोंग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन दैट हैज गाइडेड अस सो फार। जो हमें यहाँ तक एक स्पिरिट थी आपके अंदर एडवेंचर की, कि चलो कुछ नया सीखना है, कुछ नया एक्सप्लोर करना है, हम उम्मीद करते हैं कि उसी स्पिरिट के साथ आप क्लास 8th में भी साइंस को पढ़ेंगे। ग्रेड 6 में हमने डिस्कवर किया था हाउ साइंस बिगिंस विद वंडर। साइंस स्टार्ट होता है वंडर से, जब कोई चीज आपको हैरान करती है। विद सिंपल वाई, ऐसा क्यों हुआ, या फिर हाउ, ऐसा कैसे हुआ। इन क्वेश्चन से, जब ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं हमारे आसपास की दुनिया के बारे में, तभी से साइंस स्टार्ट हो जाती है। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया, फिर उसके बारे में आप फाइंड आउट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट करेंगे और क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, वही साइंस है। नाउ इन ग्रेड 7 ग्रेड में हमने सीखा था दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। साइंस हमेशा इवॉल्व होता रहता है, कभी भी एंड नहीं होता। दैट ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि एक आंसर आपको मिल गया, आंसर के मिलते ही एक नया क्वेश्चन आपके सामने होगा। एंड हाउ आवर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर। जितनी गहराई से आप एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों के बारे में पता करते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे आपके आइडियाज़ चेंज होते रहते हैं, नए आइडियाज़ आपको आते रहते हैं। अब ग्रेड 8 में हम नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। हम एंटर कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस में, जहाँ पर हम साइंस की दुनिया को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जहाँ पर वंडर, आप कोई चीज़ आपको हैरान करती है, या फिर इवोल्यूशन, कुछ नया इवॉल्व हम कर रहे हैं, दे कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क्स। वो दोनों साथ में आएंगे और फिर हम ये जानेंगे कि साइंस कैसे वर्क करता है। वी डोंट वॉन्ट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स। बिल्कुल हम ये नहीं चाहते कि नए जो फैक्ट्स आप सीखें आप उनको याद करें। साइंस को लर्न आपको करना ही नहीं चाहिए। वी वॉन्ट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स।
हम चाहते हैं कि आप ये सीखें कि नए फैक्ट्स कैसे फाइंड करने हैं। जो पता कर चुके हैं फैक्ट्स, जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया है वो तो कर लिया, उसमें कुछ नया नहीं है। आपको अभी आप में वो क्यूरियोसिटी हमें डेवलप करनी है कि आप नए फैक्ट्स कैसे पता करना है वो जाने, आपका माइंड क्यूरियस बने। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स, अब साइंस में इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना, पता लगाना, इसका क्या मतलब है साइंस में? मीन्स मोर दैन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चंस। ये नहीं आपने कुछ देखा और एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चंस। अभी आप हायर ग्रेड में आ गए हैं तो आपके क्वेश्चंस ज़्यादा फोकस्ड होने चाहिए। एंड डिज़ाइन वेज टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और आप खुद से कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करिए उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। एंड देन यूज़ योर ऑब्जर्वेशंस टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। फिर जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं उसको यूज़ करिए, अपनी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू यूज क्वेश्चंस एज स्टार्टिंग पॉइंट्स। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि कोई भी जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसकी शुरुआत क्वेश्चन से होती है। कोई क्वेश्चन होगा आपके माइंड में, कोई क्वेरी होगी, तभी आप इन्वेस्टिगेट करने जाएंगे। टू ट्राई ऑब्जर्व केयरफुली। और क्वेश्चंस कैसे आएंगे? जब आप चीज़ों को केयरफुली, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। एक्सपेरिमेंट थॉटफुली। फिर आंसर फाइंड करने के लिए बहुत थॉटफुली एक्सपेरिमेंट करेंगे। एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी। कई बार हम एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं, समझ भी आ जाता है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो भी करना है आपको, क्लियरली एक्सप्लेन करना है जो आपने देखा। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, ईच ऑफ यू वॉन्ट जस्ट बी लर्नर्स बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर्स। जब आप ऐसा करेंगे तो आप लर्नर नहीं हैं, सीख नहीं रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेटर हैं, छानबीन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, यंग साइंटिस्ट्स हैं। एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल्स, जो कि रियल वर्ल्ड के जो पजल्स हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके बारे में और ज़्यादा पता लगा रहे हैं। दीज मे रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ। अब क्वेश्चंस आपकी एवरीडे लाइफ से भी हो सकते हैं। लाइक व्हाई डज डो राइज, आटा फूलता क्यों है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ, या फिर वो क्वेश्चन अर्थ की किसी बड़ी मिस्ट्री से रिलेटेड भी हो सकता है। एंड बियॉन्ड, अर्थ या फिर उसके बियॉन्ड भी। लाइक इज द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर, क्या आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्या आपके माइंड में कि क्या वर्ल्ड और ज़्यादा वार्मर हो रहा है, हर साल जो गर्मी है, टेम्परेचर है अर्थ का, वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चंस की रेंज कुछ भी हो सकती है। साइंस में कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता, बहुत छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं। आपकी एवरीडे लाइफ से लेकर अर्थ और उसके बियॉन्ड की मिस्ट्रीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछेंगे, फिर थॉटफुली एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो आपने देखा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक, जैसे आप हर पेज टर्न करेंगे इस बुक का, वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ आर पेज नंबर्स वंस अगेन। फिर से हर पेज नंबर्स पर कुछ इंटरेस्टिंग डिज़ाइन आप देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये रूट्स का डिज़ाइन है, और दूसरे पेज पर क्या है, चलो पढ़ ही लेते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड पेजेस पर एट द बॉटम में यू विल फाइंड द इमेज ऑफ अ रूट। रूट की इमेज है जड़ की, जो सिंबलाइज करती है द डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू द एनवायरमेंट, ट्रेडिशन एंड आर कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। कि हमारी जो जड़ें हैं विज्ञान की, वो बहुत गहरी है और नॉलेज, ज्ञान का एक सॉलिड फाउंडेशन है, और वो जड़ें हमें कनेक्टेड रखती है, जोड़े रखती है हमारे एनवायरमेंट से, ट्रेडिशन से, हमारी जो परंपराएं हैं, जो कल्चर है हमारा, और जो नेचुरल हेरिटेज है। तो ये जो सभी रूट्स आपको दिखाई गई है, बार बार आप पेज पलटेंगे तो इनको देखेंगे, इससे आपको पता लगेगा कि ये साइंस की रूट्स हैं, जड़ें हैं, जो बहुत डीप है, बहुत गहरी हैं, एक नॉलेज का सॉलिड फाउंडेशन हमें दे रही है, एक नींव रख रही है ज्ञान की, और हमें हमारे एनवायरमेंट, ट्रेडिशन, कल्चर और नेचुरल हेरिटेज से कनेक्टेड भी रख रही हैं। नाउ ऑन द राइट हैंड पेज इन द टॉप कॉर्नर, अच्छा राइट हैंड पेज पर टॉप कॉर्नर में ये काइट की पिक्चर आपको गिवन है, जो कि यू विल फाइंड अ काइट सोरिंग इन द स्काई। आप देखेंगे एक पतंग है जो ऊंचा आसमान में उड़ रही है, जो रिमाइंड कराती है, हमें याद कराती है दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन। अगर कोई चीज़ अननोन है, आप नहीं जानते, उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें बड़ी अलग है। एक आपको रूटेड भी रहना है, जड़ों से जुड़े रहना है,
और दूसरा फिर खुले आसमान में उड़ना भी है। सो टुगेदर दीज टू सिंबल्स, साथ में मिलकर ये जो दो सिंबल्स हैं, द रूट एंड द काइट, इन्वाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशंस while allowing your ideas to soar towards new horizons. So रूट से आपको एक तरह से आपको रियल ऑब्जर्वेशन से ग्राउंडेड रहना है, और फिर दूसरा आप ये साइंस आपको अलाउ करता है नए आइडियाज़ आपको आए ताकि आप एक नए होराइजन की तरफ ऊंचा उड़ सके। होराइजन हम एक ऐसे प्लेस को बोलते हैं जहाँ पर बहुत दूर अगर आप देखेंगे तो आपको स्काई और अर्थ, अगर बहुत खुली जगह है, वो दोनों मिलते हुए नजर आएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। होराइजन मतलब कि जितनी भी दूर आप देख सकते हैं उतनी दूर का एक प्लेस, उसकी कोई लिमिट नहीं है। रिमेंबर, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क्स बेस्ट ओनली व्हेन वी बैलेंस द सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशंस विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। याद रखना है, साइंस में इन्वेस्टिगेशन तभी बेस्ट काम करती है जब हम बैलेंस बनाकर चलेंगे, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व भी करेंगे चीज़ों को, सॉलिड ग्राउंड्स हमारे होने चाहिए, और फिर क्रिएटिवली सोचने की फ्रीडम भी आपको मिलनी चाहिए। यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न्स इन द लाइन्स एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। हर पेज के एंड में आपको कुछ लाइन्स मिलेगी, उनमें कुछ पैटर्न्स हैं। देर आर सम हिडन साइंटिफिक थॉट्स इन दीज एज वेल। इनमें भी कुछ साइंटिफिक थॉट्स छिपे हुए हैं, बट डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। दे आर मेनली टू मेक द पेज अ लिटिल लेस बोरिंग। ये सिर्फ इसीलिए है कि साइंस, क्योंकि आपको जनरली बोरिंग लगता है, तो बुक या पेज आपको थोड़ा कम बोरिंग लगे, तो इसलिए थोड़ी क्रिएटिव लाइंस बनाई गई है। लेट अस नाउ टेक अ ब्रीफ लुक एट वेरियस स्टॉप्स ऑन आवर जर्नी दिस ईयर। इस साल जो हमारी जर्नी रहेगी साइंस को पढ़ने की, उसके कौन कौन से अलग स्टॉप्स हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे बेसिकली, उसको अभी हम एक शॉर्ट ब्रीफ में देख लेते हैं। एंड सी, और देखते हैं, वेयर द क्यूरियोसिटी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड लिफ्टेड बाय सोरिंग आइडियाज माइट टेक अस। देखेंगे कि हमारी जो क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है आपके अंदर, अगर उसके स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं और फिर आपके ऊंचे उड़ते आइडियाज़ हैं, वो हमें कहाँ ले जा सकते हैं। दिस ईयर आवर इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर विल टेक अस ऑन अ जर्नी फ्रॉम द टाइनी माइक्रोब्स वी कांट सी टू प्लैनेट वाइड चैलेंजेस वी कांट इग्नोर। इस साल हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर होने वाला है, साइंस हम पढ़ने वाले हैं, उसकी जर्नी में हम उन टाइनी माइक्रोब से लेकर, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, वहाँ से लेकर पूरे हमारे प्लैनेट के चैलेंजेस जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वहाँ तक हर चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक छोटे माइक्रोब से लेकर अर्थ की बड़ी प्रॉब्लम्स तक। वैसे माइक्रोब्स भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल एज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हम एग्जामिन करेंगे एक छोटी सी पानी की बूंद को, एंड अनकवर अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। और जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी छुपी हुई दुनिया को अनकवर करेंगे। अनसीन, वो दिखते नहीं हैं, बट डीपली लिंक टू अस, लेकिन बहुत गहराई से हमसे कनेक्टेड है। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स। सभी माइक्रोब्स खराब नहीं है, कुछ हमारे हेल्पर्स भी हैं, इनविजिबल हेल्पर्स हैं क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते, जो हेल्प करते हैं हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में, मेडिसिन को प्रोड्यूस करने में, जबकि कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं और इन्फेक्शंस को भी कॉज करते हैं। तो यानी कि एक चैप्टर तो आपका डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में होने वाला है। बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी। लेकिन हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को किन चीज़ों की ज़रूरत है। हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शंस। इन इन्फेक्शन से हम कैसे फाइट करें। We will find out how nutritious food, exercise, medicines and vaccines help us stay healthy and find infections. हम पता लगाएंगे किस तरह से न्यूट्रिशन से युक्त फूड, न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज करना, मेडिसिन, दवाइयाँ, वैक्सीन हमारी हेल्प करती है हमें हेल्दी रहने में और इन्फेक्शन से फाइट करने में। बट दैट जस्ट द बिगनिंग। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, साइंस डज प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ्स। हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में साइंस का एक बहुत ही बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को इन मैनी वेज। बहुत तरह से इलेक्ट्रिसिटी आपकी हेल्प करती है टू मेक आवर लाइफ्स ईजियर। वी डिपेंड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में भी होगा चैप्टर में, टू कीप अस वार्म। करंट का एक हीटिंग इफेक्ट होता है कि वो चीज़ों को हीट कर सकती है, गर्म कर सकती है, उसको हम यूज़ करते हैं खुद को वार्म रखने के लिए। इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ करते हैं, आयरन हम यूज़ करते हैं क्लोथ्स को आयरन करने के लिए।
जबकि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हेल्प करता है, मोटर्स चलते हैं उससे, मशीन्स फंक्शन करती हैं। तो यानी कि हम इलेक्ट्रिक करंट के वेरियस इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। दीज फिनोमिना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस, कुछ बहुत ही बेसिक फोर्सेज होते हैं जिनके ऊपर ये फिनोमिना डिपेंड करते हैं। सो आफ्टर वॉचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को काम करते हुए देखेंगे, वी मूव ऑन टू स्टडी दीज फोर्सेज देमसेल्व्स, फिर एक एक करके इन फोर्सेज को, फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद दोज दैट मेक ऑब्जेक्ट्स स्पीड अप। कौन से वो फोर्सेज होते हैं जिनसे चीज़ें स्पीड अप होती है, उनकी स्पीड बढ़ती है, तेज़ होती है, या फिर स्लो डाउन होती है, या फिर डायरेक्शंस चेंज करती हैं। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेज हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। जब आप फोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्यों एक बॉल को जब आप ऊपर फेंकते हैं वो नीचे ही क्यों आती है, और व्हाई अ कार स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, या फिर जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक क्यों जाती है। दिस ऑल्सो लीड्स अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर, इससे फिर हम प्रेशर के बारे में सीखेंगे। हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स, ये जो फोर्स का और प्रेशर का कॉन्सेप्ट है यही डिसाइड करता है कि एयर कैसे मूव करेगी, हवा कैसे चलेगी। थोड़ा सा डिफरेंस होगा अगर प्रेशर में, कैन रिजल्ट इज इन जेंटल ब्रीज, तो बहुत सुहावनी हवा बन सकती है। वाइल अ स्ट्रॉन्गर प्रेशर, प्रेशर अगर स्ट्रांग होगा, प्रेशर का डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा, कैन लीड टू स्ट्रॉन्ग विंड, उससे बहुत तेज़ हवा आ सकती है, एंड समटाइम्स इवन साइक्लोन्स, और कई बार ज़्यादा डिफरेंस की वजह से प्रेशर में साइक्लोन्स भी आते हैं। मतलब कि प्रेशर के बारे में भी हम चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। सो दीज फोर्सेज आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट्स, तो यही फोर्सेज हैं जो कनेक्टेड है इतने पावरफुल वेदर में, मौसम में जो चेंजेस होते हैं, जैसे स्टॉर्म्स, तूफान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात आते हैं, जो अफेक्ट करते हैं हमारी डेली लाइफ्स को, एग्रीकल्चर, खेती को, और इवन हमारी सेफ्टी को भी। कई बार बिल्डिंग्स भी गिर जाती है। तो फोर्स प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर, और वाई वाटर बॉइल्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर, अब ये समझने के लिए एयर कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती है, या फिर पानी क्यों एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाकर बॉईल हो जाता है, हमें इसके लिए ज़रूरत है टू जूम इनटू मटीरियल्स में ऐसे हम जूम करेंगे, एंड सी व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर दे मेड अप ऑफ, ये देखने के लिए किस तरह के पार्टिकल से वो मटीरियल्स बने हैं, एंड हाउ दे मूव अराउंड, और वो पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, हमारे आसपास की सभी चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हैं। इन मटीरियल्स दैट आर सॉलिड, जो सॉलिड मटीरियल्स हैं, दीज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव मच, उनके पार्टिकल्स इस तरह से बहुत पास होते हैं, तो पार्टिकल्स ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, इसीलिए सॉलिड चीज़ों की शेप फिक्स रहती है। अगर एक ये स्टोन पत्थर है, आप इसको एक प्लेट के ऊपर रखें या फिर ग्लास में रखें, इसकी शेप वही रहेगी, क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। जबकि जो लिक्विड है, आप उसको किसी भी चीज़ में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, मूव करते हैं। और गैस तो अपने आप जितना स्पेस उसको मिलेगा उतने में ही फैल जाएगी, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं और वो फ्रीली मूव करते हैं। क्लासीफाई थिंग्स अराउंड अस एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस, साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसमें हम हमारे आसपास की चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई मटीरियल्स अराउंड अस, हमारे आसपास के जो मटीरियल्स हैं उन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स का मतलब है प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड्स मतलब टू और मोर एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर, जहाँ पर दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स बॉन्ड होते हैं, साथ में मिलते हैं, उनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। मिक्सचर्स होते हैं कॉम्बिनेशन दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली आप उनको अलग कर सकते हैं मिक्सचर्स को। ओके, तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं बताएंगे क्या ये एलिमेंट है या फिर कंपाउंड्स हैं या फिर मिक्सचर्स हैं। वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, एक बार अगर हमें पता लग गया पार्टिकल्स कैसे कंबाइन होते हैं या मिक्स होते हैं, वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल, हाउ शुगर डिजॉल्व इन टी टू मेक इट स्वीट, फिर हम समझ पाएंगे कैसे सॉल्यूशन बनते हैं, जैसे कि क्यों शुगर, चीनी डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है चाय में और उसे स्वीट बनाती है। नाउ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर्स, पार्टिकल्स और मिक्सचर्स के, ये देखो यहाँ पर आपको ये दिखाया गया किस तरह से ये वाटर में
डिसॉल्व हो जाती है शुगर, उसके पार्टिकल्स उनके पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट कर लेते हैं। एनीवेज, पार्टिकल्स की दुनिया के बाद हम, और मिक्सचर्स की दुनिया के बाद फिर हम मूव करेंगे इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। लाइट की दुनिया में वी विल स्टडी हाउ लाइट रेज रिफ्लेक्ट ऑफ फ्लैट एंड कर्व्ड मिरर्स। किस तरह से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई एक फ्लैट सरफेस से या फिर कर्व्ड जो मिरर्स होते हैं हमारे उनसे, एंड बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू लेंसेज। लेंसेज से जब पास होती है तो वो लाइट बेंड हो जाती है, थोड़ी मुड़ जाती है, एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। जब लाइट के बारे में आप पढ़ेंगे तो अपने आसपास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को आप समझ पाएंगे। द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स व्हाट हैपन्स व्हेन वी सी एन इमेज इन अ शाइनी मेटल स्पून। मेटल की स्पून में, स्टील की चम्मच होगी आपके किचन में, उसमें आप दोनों तरफ अपने फेसेस को देखिए और ऑब्जर्व करिए। एक तरफ आपका फेस सीधा दिखाई देगा, एक तरफ आपको आपका फेस उल्टा दिखेगा। अब ऐसा क्यों है, इन सभी के आंसर्स आपको मिलेंगे चैप्टर में। एंड हाउ करेक्टिव ग्लासेस हेल्प मैनी ऑफ अस टू सी क्लियरली। बहुत सारे लोग जिनकी आईसाइट वीक होती है, करेक्टिव ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, चश्मे लगाते हैं, उनमें जो लेंसेज होते हैं, ग्लासेस होते हैं, वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं जिससे कि हम क्लियरली देख सकें। ये सभी चीज़ें हम साइंस में सीखेंगे। इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये अपने पॉलिश्ड कोई चीज़ ली तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी। रफ सर्फेसिस रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल। रफ सर्फेसिस भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करना मतलब लाइट वहाँ तक गई, उसको टच होके फिर उसके जो पाथ है उसको उन्होंने चेंज कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। एंड सो डज द मून। और इसी तरह से मून भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी क्योंकि मून की खुद की लाइट नहीं है लेकिन फिर भी वो आपको शाइन करता हुआ दिखता है। अगर आप मून से अर्थ को देखेंगे तो अर्थ भी आपको बिल्कुल मून के जैसी ही दिखाई देगी, क्योंकि हमारे अर्थ का सरफेस भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ। अब अर्थ की क्या पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है अर्थ, मून और सन की। अ स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ मून इज इल्यूमिनेटेड ईच नाइट। हर रात मून का कुछ पार्ट चमकता हुआ दिखाई देता है। कभी पूरा मून चमकता हुआ आपको दिखाई देगा, कभी इतना पार्ट, कभी फिर हाफ, कभी सिर्फ इतना, एक क्रेसेंट के फॉर्म में, कभी वो आपको दिखेगा ही नहीं। जब लाइट, जो सन की लाइट है, क्योंकि सन की लाइट से वो इल्यूमिनेट करता है, चमकता है। अगर सन और मून के बीच में, ये मून है, ये सन है, इसकी लाइट से ये चमक रहा है, बीच में अगर अर्थ आ गई यहाँ पर, तो सन की लाइट यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, पहुँचेगी नहीं, तो ये सरफेस उसका चमकेगा नहीं, तब आप उस मून को नहीं देख पाएंगे। फिर थोड़ी सी अर्थ साइड में गई, थोड़ा सा नीचे आई, तो थोड़ी लाइट पहुँची इतने पार्ट पर, तो इतना पार्ट इल्यूमिनेट हुआ, फिर इतना, इस तरह से फिर से फुल मून। तो ये जो डिफरेंट फेजेस आपको दिखाई देते हैं, गिविंग राइज टू ब्यूटिफुल फेजेस ऑफ द मून दैट वी सी इन द स्काई। हर रात को अलग फेज आपको दिखता है, वो अर्थ, मून और सन की जो रिलेटिव पोजीशन है उसकी वजह से होता है। सन आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कभी आधा चमक रहा है कभी पूरा, क्योंकि उसकी खुद की लाइट है। वॉचिंग द पीरियोडिक साइकिल ऑफ मून्स फेज। मून के फेजेस के जो पीरियोडिक साइकिल्स हैं, ये अलाउ करते हैं ह्यूमंस को टू कम अप विद द फर्स्ट कैलेंडर्स। पहले हमारे कैलेंडर्स ऐसे ही बने, मून की जो जितना पार्ट इल्यूमिनेट करता था उसी की वजह से, उसी को ही देखकर हमने डेज और डेट्स डिसाइड किए, मंथ्स डिसाइड किए, बाय कंबाइनिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशंस ऑफ सनराइजेस। सनराइज को केयरफुली ऑब्जर्व किया, सनसेट को, लूनर साइकिल्स को, वेरियस कैलेंडर्स केम इनटू बीइंग। उसकी वजह से बहुत सारे कैलेंडर्स बनते हैं। इजंट इट फैसिनेटिंग, क्या ये बहुत फैसिनेटिंग नहीं है, दैट द कैलेंडर्स विच डिटरमाइन आवर रूटीन्स ऑन अर्थ। कैलेंडर जो हमारा रूटीन डिसाइड कर रहे हैं अर्थ पर, आर लिंक टू मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स फार बियॉन्ड आवर प्लैनेट। वो कैलेंडर बन कैसे रहे हैं, उन चीज़ों को देखकर बन रहे हैं जो कि हमारे प्लैनेट से बहुत दूर है। मून के डिफरेंट फेजेस को देखकर कैलेंडर बन रहे हैं, जैसे कि हमारा हिंदू कैलेंडर चलता है इंडिया में, उसमें ऐसे ही होता है ना कि अमावस्या होती है जब चांद नहीं दिखाई दे रहा, फिर प्रतिपदा फर्स्ट डे थोड़ा दिखता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी फिर पूरा ऐसे दिखता है, तो फिर वो पूर्णिमा हो जाती है। तो हमारा कैलेंडर वैसे ही बना है, जो एक चीज़ जो हमारे अर्थ से इतनी दूर है उसको देखकर हमने कैलेंडर बनाया, वो कैलेंडर जो अर्थ पर हमारे रूटीन को एक तरह से डिटरमाइन करता है। ओके, नेक्स्ट। तो कहने का मतलब है जो भी हम पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं चीज़ें हमसे रिलेटेड हैं। बट इट्स नॉट जस्ट कैलेंडर्स और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड मून दैट आर लिंक्ड।
लेकिन सिर्फ कैलेंडर या फिर सन और मून की मूवमेंट ही लिंक नहीं है। राइट हेयर ऑन अर्थ, हमारी अर्थ पर भी देर आर मार्वलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप, बहुत ही हैरान करने वाले बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स आपको देखने को मिलेंगे, उनमें पैटर्न्स देखने को मिलेंगे बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके और जिस एनवायरमेंट में वो रह रहे हैं उन दोनों के बीच में। एवरी लिविंग बीइंग, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, फ्रॉम टाइनिएस्ट इंसेक्ट, एक छोटे से इंसेक्ट से लेकर टू द लार्जेस्ट वेल, एक बहुत बड़ी वेल तक, फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्रासेस, ग्रास की जो पत्ती होती है साइड में वो एक बहुत ब्लेड जैसा पार्ट आप कह सकते हैं, एक फ्लैट और थिन सा पार्ट, वो वहाँ से लेकर टू टॉल ट्रीज, एक बहुत बड़े पेड़ तक, डिपेंड्स ऑन एंड रिस्पॉन्ड टू द एयर वाटर सनलाइट, वो सभी चीज़ें डिपेंड करती है, रिस्पॉन्ड करती है एयर को, वाटर, सनलाइट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अराउंड देम, उनके आसपास के जो ऑर्गेनिजम्स हैं कहीं ना कहीं वो इन सब पर डिपेंडेंट हैं, फॉर्मिंग द इकोसिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ ऑन आवर प्लैनेट, तो उससे वो इकोसिस्टम बनता है जो हमारे प्लैनेट पर लाइफ को सपोर्ट करता है। जितनी भी चीज़ें हैं सभी अपने आसपास के दूसरे ऑर्गेनिज्म से, एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट मतलब एयर से, सॉइल, वाटर, सनलाइट, इन सब से रिलेटेड है, इन सब पर डिपेंडेंट है। इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक, अब इस बुक के फाइनल चैप्टर में वी कैन पुट इट ऑल टुगेदर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अर्थ जस्ट राइट फॉर लाइफ, हम सब चीज़ों को साथ में पढ़ेंगे, साथ में लेकर आएंगे और फिर देखेंगे किस तरह से अर्थ बिल्कुल सही है लाइफ के लिए, एंड टू रिकॉग्नाइज द अर्जेंट चैलेंजेस दैट आवर प्लैनेट नाउ फेसेस, और कौन से वो अर्जेंट चैलेंजेस हैं जो हमारी अर्थ अभी फेस कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अर्थ सन से तीसरा प्लैनेट है मर्क्यूरी, देन वीनस और फिर आता है अर्थ, ये हमारी अर्थ है, उसके बाद मार्स एंड जुपिटर एवरीथिंग, तो ये बिल्कुल सही पोजीशन पर है, ना तो सन के ज़्यादा पास में है और ना ही सन से बहुत दूर है। वेयर वाटर रिमेन लिक्विड, जहाँ पर पानी लिक्विड रह सकता है, अगर बहुत पास होती, पहला ही प्लैनेट होती तो फिर पूरा वाटर इवापोरेट हो जाता, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती, और अगर बहुत दूर होती, 5, 6 या नेपट्यून की जगह होती सबसे लास्ट में, तो वहाँ पर तो पानी फ्रीज ही रहता, लिक्विड ना रह पाता। तो एक तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट वार्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, थर्ड प्लैनेट होने की वजह से तीसरा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तीसरा प्लैनेट है अर्थ, और दूसरा पानी यहाँ पर लिक्विड भी उसी की वजह से रह पाता है। एंड इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन वी ब्रीथ, वाइल इसमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर है अर्थ का जहाँ पर ऑक्सीजन है, वाइल शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज, सन की जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उससे भी हमें बचाता है हमारा एनवायरमेंट। बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन प्लैनेट कैन कॉज स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, लेकिन हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं प्लैनेट के ऊपर वो अर्थ के एनवायरमेंट में, इसके एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर में चेंजेस कर रही हैं, डिसरप्ट कर रही है क्लाइमेट के पैटर्न को विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हैं और आगे भी होंगे। एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम्स, ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं इनके हार्ट में एनी पॉसिबल सोल्यूशन इज अस, इन सभी प्रॉब्लम्स का कारण भी हम ही हैं और सॉल्यूशंस, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो भी हमारे हाथों में ही हैं। वी आर द वन इन्फ्लुएंसिंग अर्थ्स क्लाइमेट, हम ही हैं जो अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो द वंस हु कैन एंड मस्ट यूज साइंस टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एंड गाइड आर एक्शंस, हम ही और हमें करना भी पड़ेगा, साइंस को हम यूज़ करेंगे इन चेंजेस को समझने के लिए और फिर हमारे एक्शंस को गाइड करने के लिए। द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट वी हैव गाइडेड आवर जर्नी थ्रू द मिडल स्टेज, जो तीन हमारे प्रिंसिपल्स थे, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, मेजर करना, एक्सपेरिमेंट करना, विल बी कीन हेल्पिंग अस प्रोटेक्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑन विच द लाइफ डिपेंड्स, तो यही हमारी हेल्प करेगा कि जो लाइफ में, एनवायरनमेंट में बहुत ही डेलिकेट नाजुक सा बैलेंस है, थोड़ा सा भी अगर आप चेंज करेंगे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उस बैलेंस को हमें प्रोटेक्ट करना है। द चैलेंजेस अहेड वॉन्ट बी ईजी, आगे जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो आसान नहीं होने वाले हैं। वी होप, हम उम्मीद करते हैं, सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दीज डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विद क्यूरियोसिटी एज योर गाइड, आप में से ही कुछ लोग होंगे जो आगे चलकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस देंगे, और उनमें आपको गाइड कौन करेगा? आपकी क्यूरियोसिटी, जब आप क्यूरियस होंगे, जानना चाहेंगे, चीज़ों को सॉल्व करना चाहेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनके बारे में पता करेंगे, तभी वो होंगी। Now to help you think like a scientist, let's go back to a question we asked
ऑन द फर्स्ट पेज। आप साइंटिस्ट की तरह सोचे, उसके लिए क्वेश्चन जो हमने पहले पेज पर पूछा था उस पर आते हैं। वाई इज वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर दैन दी अदर। वैसे इसका आंसर हमने फाइंड करने की कोशिश की थी, बट होपफुली यहाँ पर और अच्छे से आपको बताया गया होगा क्यों एक साइड पूरी की थिनर होती है दूसरे से। फर्स्टली रिमेंबर दैट साइंस इज एवरीवेयर। याद रखना है साइंस हर जगह है। आपको ज़रूरत नहीं है फैंसी लैब में ही आप जाएं, या कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स आप अपने घर पर आसपास की चीज़ों से भी कर सकते हैं। इवन आपके जो किचन है घर पर, वो एक बहुत ही वंडरफुल प्लेस है चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, क्वेश्चंस पूछने का। जो भी आपकी क्यूरियोसिटी जहाँ से स्टार्ट हो सकती है, जो चीज़ें आपको चाहिए वो सभी आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगी। केयरफुली ऑब्जर्व करना है एंड क्वेश्चंस पूछने हैं। व्हाट हैपन्स इफ, क्या होगा अगर। नाउ हैव यू, आपने नोटिस किया होगा पूरी या फिर भटूरा पफ अप हो जाता है, फूल जाता है जब आप इसे हॉट ऑयल में, गर्म तेल में डालते हैं, या फिर फुल्का रोटी जो आप खाते हैं वो स्वेल हो जाती है डायरेक्ट फ्लेम पर जब डालते हैं उस पर। तवे पर नहीं होगी, आप जब दोनों साइड से करेंगे, तवे पर भी थोड़ा प्रेशर डालने से दोनों तरफ से उसको सेकने के बाद वो हो सकती है। फ्लेम पर डालने से वो पफ हो जाती है, एक साइड थिन एक थिक हो जाती है। वाई डज इट पफ अप लाइक अ बलून, बलून की तरह क्यों वो फूल जाती है। एंड वाई इज वन साइड थिनर दैन दी अदर, एक साइड दूसरे से पतली क्यों होती हैं। दीज आर क्वेश्चंस अ साइंटिस्ट मस्ट आस्क। ये क्वेश्चंस हैं जो अगर आपका साइंटिफिक माइंड है आपको ज़रूर पूछने चाहिए, एंड यू कैन टू। ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फिनोमिनन जस्ट लाइक अ साइंटिस्ट वुड। एक साइंटिस्ट इस चीज़ को कैसे पता लगाता, बिल्कुल वैसे ही अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको। सबसे पहले वी विल ट्राई टू आस्क अ साइंटिफिक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा क्योंकि हम साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट कैसे इसको सॉल्व करता वो देख रहे हैं। पहले वो पूछेगा व्हाई आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज द वे द पूरी पफ्स अप व्हेन फ्राइड। कौन कौन सी वो अलग अलग चीज़ें हैं जो पूरी की तरह ही पफ हो जाती है फ्राई करने पर। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। उसके लिए हम ट्राई करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे मेन चीज़ों को। व्हाट ऑल कैन बी चेंज और कंट्रोल व्हेन वी डू दी एक्सपेरिमेंट। किन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करते टाइम। एंड व्हाट ऑल कैन वी ऑब्जर्व टू सी इफ द चेंजेस मेड एनी डिफरेंस। और हम ऑब्जर्व करेंगे इन चेंजेस को करने से क्या कोई अंतर पड़ा है हमारे एक्सपेरिमेंट में। इस केस में परहैप्स आप सोच सकते हैं कि हम थिकनेस या साइज चेंज कर देते हैं। जो डो आप रोल कर रहे हैं आटे का, एक बार पतला कम आटा लेंगे, पतली पूरी बनाएंगे, एक बार मोटी बनाकर देख सकते हैं। वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर आप यूज़ कर सकते हैं, आटा ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं। जब पूरी को आप फ्राई कर रहे हैं तो आप टेम्परेचर चेंज करके देख सकते हैं। एक बार गर्म तेल में डालिए, ठंडे में डालिए, कम गर्म में डालिए। ट्राई एंड ड्रॉप द रोल डो इनटू द ऑयल इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से आप उसमें जो डो है, आटा है, वो डाल सकते हैं। वर्टिकली सीधा ऊपर से, साइड के एक एंगल से, या फिर स्लोली स्लाइड करा के उसको नोटिस करिए। ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। However, to make sense of the changes, we also need to think of what we can observe and measure. ऐसा नहीं जो चेंजेस आप कर रहे हैं उसमें आपको ये भी सोचना है कि हम क्या ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, क्या मेजर करना चाह रहे हैं। अगर आप ऑयल का टेम्परेचर कम ज़्यादा कर रहे हैं तो बेसिकली हम ये ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं क्या सही टेम्परेचर है पूरी को अच्छे से पफ करने के लिए। अगर आप आटा बहुत बड़ा, ज़्यादा आटा आपने ले लिया, एक बहुत मोटी पूरी बनाई, तो हम ये ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं क्या सही थिकनेस है पूरी की जिससे कि वो अच्छे से पफ हो। ओके, या फिर क्या सही तरीका है उसे ऑयल में ड्रॉप करने का। अगर आपने सीधी डाल दी पूरी तो हो सकता है आप देखेंगे बार बार करके कि वो तो पफ ही नहीं हो रही है, तो वहाँ से कुछ आपको आइडिया आएगा कि शायद जिस तरह से आप पूरी को डालते हैं वो शायद एक कारण है, हालांकि ऐसा है नहीं पूरी के पफ होने का। एनीवेज, सम ऑफ दीज मे हैव जस्ट येस और नो आंसर। इन सम केसेस देयर माइट बी अ नंबर वी कैन मेजर। बहुत सारी चीज़ें कुछ केसेस में आप मेजर कर सकते हैं। मे बी हम स्टार्ट करेंगे चेक करने से कि क्या पूरी पफ अप होती है या नहीं, और वी कैन मेजर द टाइम, या फिर कितने टाइम में होती है। आपने बहुत ज़्यादा गर्म तेल लिया, अच्छा हम चेक करेंगे बहुत थिक लेयर है अगर डॉ की, या फिर थिन लेयर है पूरी की। एक बहुत पतली पूरी आपने डाली, एक बहुत मोटी पूरी डाल दी, दोनों का टाइम देखिए कितने टाइम में वो पफ होती है, कितने टाइम में पूरी फूलती है। अगर मोटी वाली ने ज़्यादा टाइम लिया तो कहीं ना कहीं आपने ऑब्जर्व किया कि थिकनेस भी एक रीज़न है उसके पफ होने का। फर्दर जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेटर है कि चेंज ओनली वन थिंग एट अ टाइम। एक बार में एक ही चीज़ चेंज करिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने डो का साइज चेंज करके देख लिया, वहाँ से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, फिर आपने ऑयल का टेम्परेचर चेंज करके देख लिया, वहाँ से चीज़ें ऑब्जर्व की।
कीपिंग अदर कंडीशन सेम। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉन्टेड टू सी, अगर हम ये देखना चाहते हैं द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग हॉट एंड नॉट वेरी हॉट ऑयल। एक जो बॉइलिंग हॉट है हमारा बहुत ज़्यादा खौलता हुआ तेल, एक नॉर्मल गरम तेल और एक बहुत ज़्यादा गरम नहीं, एवरेज टेम्परेचर पर, तीनों में पूरी डालने पर क्या डिफरेंस है। तो फिर आप तीनों टाइम पर सेम साइज की पूरी डालिए, मतलब पूरी का साइज सेम रखिए, तभी आप एग्जैक्टली बता पाएंगे कि जो ऑयल का टेम्परेचर है वो कैसे अफेक्ट करता है पूरी के पफ होने को। ओके, वी वुड यूज सर्कल्स ऑफ डो ऑफ सेम थिकनेस। तो अगर आप टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं तो फिर पूरी की थिकनेस को, डो की थिकनेस को आप सेम रखिए और सेम ही तरीके से उनको गिराइए, मतलब उसमें ड्रॉप करिए तेल में। ठीक है, अगर आप सिर्फ टेम्परेचर चेक करना चाह रहे हैं, 3 कढ़ाई आपने रख दी, एक में बहुत ज़्यादा गर्म तेल है, एक में एवरेज है, एक में ऑलमोस्ट ठंडा ही तेल है, तो फिर तीनों में ही सेम साइज की सेम तरह से पूरी आप डालेंगे, तब आप एग्जैक्टली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ऑयल क्या इफेक्ट डालता है तेल पर। अगर मान लीजिए आपने इसमें बहुत बड़ी मोटी पूरी डाल दी, ऑब्वियसली वो ज़्यादा टाइम लेगी पफ होने में। तो दूसरा जो फिनोमेना है वो आपका जो चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी एक चीज़ को, उसको अफेक्ट ना करे। It is a good idea to keep notes of everything that you see and sense while doing the experiment. हर एक चीज़ जो आप देख रहे हैं उसको नोट करिए, सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए सभी सेंसेस से। एक्सपेरिमेंट करते टाइम वो ज़्यादा बेटर होता है। डिड द ऑयल स्प्लैटर, क्या ऑयल फैल गया है या फिर उससे स्मेल आने लगी है, और स्मोक या फिर उससे धुआं बाहर आने लगा है। तो जब भी ऑयल को आप गर्म कर रहे हैं किसी भी टेम्परेचर पर, पूरी की भले ही आप पफ होती है या नहीं ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी ध्यान रखिए, कहीं वो हीट होने के बाद ड्रॉप्स में जंप करके बाहर तो नहीं आ रहा, उसमें से ज़्यादा गर्म करने पर तेल से स्मेल तो नहीं आने लगी है, या फिर धुआं तो नहीं निकलने लगा है। एंड आफ्टर डूइंग 1 राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट जब आप कर ले, और क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं, क्या पूरी बेटर पफ होती है जब वो फ्रेश या फिर स्टोर्ड डो, रखे हुए आटे से बनती है, कब ज़्यादा वो पफ होगी। क्या होगा अगर मैं एक होल प्रिक कर दूं उसमें पूरी में फ्राई करने से पहले, क्या तब भी वो फ्राई होगी। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम सिंपल टू अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन। यही तरीका है, आप कोई सिंपल एक्सपेरिमेंट करिए साइंस में, या फिर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। ये आइडिया ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, इसी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। And just so you know, even this simple everyday observation of a puri swelling it not really completely understood by scientists today. और आपको बता दें कि ये जो एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि पूरी क्यों पफ हो रही है एक साइड से ज़्यादा, पूरे तरीके से साइंटिस्ट इसको अभी तक भी नहीं समझ पाए हैं। हालांकि थोड़ा सा हमने कोशिश की थी स्टार्टिंग में, जिस तरफ से पहले आप तेल में डालते हैं शायद उधर से वो ज़्यादा जल्दी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है पूरी का, ऐसे आपने तेल में डाली तो नीचे वाली साइड हमेशा पफ होती है, ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। तो रीज़न शायद ये होगा कि जो नीचे वाली साइड है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है, उधर का डो ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेचेबल हो जाता है, ज़्यादा एक उसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है पफ होने की, शायद ये रीज़न हो। और पफ होने का ये हो सकता है कि क्योंकि पानी में, और जो आटा होता है वो आप पानी में बनाते हैं, तो जब वो गर्म होता है पानी, हमें पता है नॉर्मली भी उससे स्टीम भाप निकलती है, तो वही भाप स्टीम होती है जो उसके अंदर स्टोर हो जाती है, तो इसीलिए वो पफ होती है। सो वेदर इट इज स्वेलिंग ऑफ अ पूरी, पूरी का फूलना हो या फिर श्रिंकिंग ब्राइट पार्ट ऑफ मून आफ्टर पूर्णिमा, पूर्णिमा का ब्राइट पार्ट, पूर्णिमा के बाद, फुल मून के बाद जो ब्राइट पार्ट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, हाफ मून आपको दिखाई देगा, क्रेसेंट जैसा दिखेगा, फिर गायब हो जाएगा, चाहे ये हो। Let your careful observations guide you along your exploration into the investigative world of science. ये जो वर्ल्ड ऑफ साइंस की दुनिया है, इन्वेस्टिगेटिव है, इसमें आपको चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और खुद उनको एक्सप्लोर करना है। हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग। ये फर्स्ट चैप्टर था, बेसिकली कैसे आपको साइंस को पढ़ना है, किस तरीके से हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो उसमें ज़्यादा बताया गया है। बाकी मेन चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, ये भी मेन ही है, क्योंकि साइंस को पढ़ने का तरीका भी हमारा कई बार गलत होता है, जिससे जो मेन पर्पज़ है साइंस का वो तो फुलफिल ही नहीं हो पाता। एनीवेज होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।